ये कहानी है एक तबाह हो चुकी दुनिया की और एक ऐसे इंसान की जो शायद अब आखिरी बचा है, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे यकीन है कि जब तक जिंदा है तब तक इंसानियत और प्यार भी जिंदा है। ये कहानी है फिंच की। ये किस्सा शुरू होता है आज से करीब 15 साल पहले, जब सूरज से निकली एक भीषण सोलर फ्लेयर ने ओजोन लेयर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इस तबाही ने पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ दिया और सूरज की खतरनाक पराबैंगनी किरणों ने धरती का तापमान बढ़ाकर लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। इस भीषण गर्मी ने इंसानों, पेड़ों और जानवरों को लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया। अब हम फिंच को देखते हैं, जो सिर से पांव तक यूवी सूट में ढका हुआ है और धूल भरी आंधी के बीच शायद खाने की तलाश में घूम रहा है। अचानक उसकी कलाई पर बंधी मशीन चेतावनी देती है कि इलाके में रेडिएशन बहुत ज़्यादा है। इसके बाद वो अपने डॉग जैसे दिखने वाले रोबोट के साथ एक बंद पड़े स्टोर में दाखिल होता है। अंदर उसे एक इंसान की लाश दिखाई देती है, मगर वो बिना रुके आगे बढ़ता है। वो देखता है कि स्टोर पहले ही लूटा जा चुका है, लेकिन किस्मत से उसे कुछ डॉग फूड के पैकेट मिल जाते हैं। इन्हें देखकर वो मुस्कुराता है और कहता है, लगता है आज कोई बहुत खुश होगा। स्टोर की दीवार पर वो एक निशान बनाता है, जिससे साफ होता है कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है। इसके बाद फिंच अपने ट्रक में बैठकर शहर की ओर निकलता है और रास्ते में खड़ी गाड़ियों से टकराते हुए मज़े में आगे बढ़ता है। लेकिन तभी उसकी डिवाइस दोबारा अलर्ट देने लगती है। सामने से एक विशाल धूल भरी आंधी बड़ी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रही होती है। यह देखकर फिंच तुरंत ट्रक मोड़ता है और अपने सुरक्षित ठिकाने की ओर तेज़ी से वापस लौटता है। वो सही समय पर अपने ठिकाने पर पहुंच भी जाता है। फिंच पहले एक रोबोटिक्स कंपनी में इंजीनियर था और अब उसी पुरानी फैक्ट्री में रहता है, अपने प्यारे कुत्ते गुडियर और एक छोटे सहायक रोबोट डीवी के साथ। वो सबसे पहले अपने डॉग को खाना देता है, फिर लेबोरेटरी में जाता है। वहाँ से कुछ ज़रूरी किताबें निकालकर उन्हें स्कैन करता है, क्योंकि वो एक इंसानी रूप वाला रोबोट ह्यूमनॉइड बना रहा है। उसका मकसद है कि जब वो इस दुनिया से चला जाए तो यह रोबोट उसके डॉग गुडियर का ध्यान रख सके। दरअसल फिंच को एक गंभीर बीमारी है जो कभी भी उसकी जान ले सकती है, इसलिए वो चाहता है कि उसका बनाया हुआ रोबोट जल्द से जल्द पूरी तरह तैयार हो जाए। आखिर एक दिन उसका यह सपना पूरा होता है। रोबोट पहली बार बोलता है। फिंच बहुत खुश हो जाता है और गुडियर से कहता है, मुबारक हो, तुम्हें एक नया दोस्त मिल गया है। इसके बाद फिंच रोबोट से कुछ सवाल पूछता है। रोबोट बताता है कि उसके 4 नियम हैं। पहला नियम, कोई रोबोट किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और न ही किसी कारण से इंसान को चोट लगने देगा। फिंच कहता है, ठीक है, अब मुझे चौथा नियम बताओ। तब रोबोट कहता है, अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे तो मैं गुडियर की पूरी देखभाल करूँगा और किसी भी हालत में उसे कुछ नहीं होने दूंगा। फिंच कहता है, यही सबसे अहम नियम है। सवाल जवाब का सिलसिला चल ही रहा होता है कि अचानक बिजली चली जाती है। फिंच छत पर जाकर बिजली ठीक करता है। तभी उसे एक और बड़ा तूफान तेज़ी से उनकी ओर आते दिखाई देता है। वो फौरन नीचे आता है और अपने रोबोट को वेदर स्टेशन से जोड़ देता है और कहता है, मुझे मौसम की पूरी रिपोर्ट चाहिए। रोबोट बताता है कि तूफान अगले 24 घंटे में इस जगह पर पहुंच जाएगा और बेहद खतरनाक होगा। यह तूफान करीब 40 दिनों तक चलेगा। ये सुनकर फिंच और ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे अब लगने लगता है कि अगर वो यहीं रुका रहा तो शायद ज़िंदा नहीं बचेगा। इसलिए फिंच ये फैसला करता है कि अब यहाँ ठहरना मुमकिन नहीं, उन्हें यहाँ से निकलना ही होगा। वह नक्शे पर गौर से नज़र डालता है और सोचता है कि पश्चिम की दिशा यानी वेस्ट उनकी मंजिल के लिए सबसे बेहतर होगी। वो अपने डॉग गुडियर से कहता है, हम सैन फ्रांसिस्को जाएंगे। अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद वहाँ रहने और खाने का कुछ इंतज़ाम मिल जाए। इसी दौरान फिंच की नाक से खून गिरने लगता है। ये साफ संकेत था कि वक्त बहुत कम है और उसे जल्द ही रवाना होना होगा। इस पल को देखकर दिल सच में भारी हो जाता है। उसकी हालत देखकर मन उदास हो उठता है। इसके बाद फिंच अपने रोबोट को तैयार करने लगता है, लेकिन तूफान के आने तक वो उसमें सिर्फ 72% डेटा ही अपलोड कर पाता है। यानी रोबोट के पास अभी पूरा ज्ञान नहीं होता और उसे दुनिया को समझने और सीखने की ज़रूरत थी। फिंच उसे चलना सिखाने लगता है। जैसे ही वो एक कदम चलता है, रोबोट भी उसकी नकल करता है और धीरे धीरे चलना सीखता है।
अब फिंच कुछ ज़रूरी खाने पीने का सामान और दवाइयाँ लेकर अपनी ख़ास तौर पर तैयार की गई मॉडिफाइड वैन में पहुंचता है। यह वैन इस तरह से बनी थी कि बाहर की तेज़ गर्मी और रेडिएशन से पूरी तरह सुरक्षित रखती थी। इसके बाद फिंच, गुडियर और रोबोट तीनों सैन फ्रांसिस्को की ओर रवाना हो जाते हैं। सफ़र शुरू होता है और सब कुछ नया और रहस्यमयी सा लगता है। रास्ते में जब रोबोट सुनसान और वीरान शहरों को देखता है तो पूछता है, सभी लोग कहाँ चले गए? फिंच मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ये लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। कुछ दूर चलने के बाद फिंच एक सुरक्षित जगह पर वैन रोकता है और रोबोट से कहता है, अब तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। इसके बाद वे लोग खाना ढूंढने एक पुराने थिएटर में जाते हैं, जहां किस्मत से उन्हें कुछ पॉपकॉर्न मिल जाते हैं। फिंच थिएटर से पॉपकॉर्न उठाकर बाहर लाता है और जैसे ही उन्हें प्लेट पर रखता है, पॉपकॉर्न अपने आप उछलने लगते हैं। असल में फिंच रोबोट को ये दिखाना चाहता था कि बाहर का तापमान कितना खतरनाक और ज़्यादा है। इतनी गर्मी है कि पॉपकॉर्न अपने आप फूटने लगते हैं। उसी वक्त सबकी नज़र एक विशाल तूफान पर पड़ती है जो उनकी तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है। फिंच बिना वक्त गंवाए वहां से निकल पड़ता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि तूफान की रफ्तार इतनी तेज़ है कि भागना अब नामुमकिन है। तुरंत वह अपनी वैन को एक तरफ लगाता है और उसे तूफान से बचाने के लिए चारों तरफ मजबूत कीलें ठोककर मोटी रस्सियों और केबल्स से बांध देता है। जेफ, वो रोबोट, भी उसकी पूरी मदद करता है और तूफान के आने से पहले दोनों मिलकर वैन को पूरी तरह से सुरक्षित कर देते हैं। लेकिन तूफान इतना भयानक होता है कि उनकी वैन तक हवा में उठने लगती है। कुछ रस्सियां टूट जाती हैं, लेकिन किस्मत साथ देती है और वो सब बच जाते हैं। तूफान गुजरने के बाद फिंच बाहर आता है और देखता है कि वैन का एक टायर खराब हो गया है। ये देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास टायर तो है, लेकिन जैक नहीं जिससे टायर बदला जा सके। तभी जेफ मदद के लिए आगे आता है। वो अपने एक हाथ से वैन को ऊपर उठा लेता है ताकि फिंच आराम से टायर बदल सके। फिंच को जेफ पर बहुत गर्व होता है। वो कहता है, आज तुमने कमाल कर दिया। अब वक्त आ गया है तुम्हें एक नाम देने का। और यहीं से रोबोट को एक नया नाम मिलता है, जेफ। इसके बाद सभी वहीं रात बिताते हैं। फिंच अपना यूवी सूट ठीक करता है और जेफ को नई बातें सिखाता है। सुबह होते ही वैन की छत पर लगे सोलर पैनल अपने आप खुल जाते हैं और फिंच की नींद खुलती है। वो देखता है कि जेफ डॉग गुडियर की नकल कर रहा है। फिंच मुस्कुराता है और कहता है, सुबह सुबह इतना शोर मत करो। जेफ थोड़ा मायूस होकर कहता है, मुझे लगता है कि डॉग मुझे पसंद नहीं करता। फिंच उसे समझाता है, ऐसी बात नहीं है, बस उसे तुम पर अभी भरोसा नहीं हुआ है। अब तीनों अपनी वैन में आगे के सफ़र पर निकल पड़ते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद फिंच की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। जेफ फौरन कहता है, क्या मैं ड्राइव करूं? लेकिन फिंच हंसते हुए मना कर देता है, अभी नहीं, तुम तो कल ही पैदा हुए हो। फिंच वैन को एक पुराने रेस्टोरेंट के सामने रोकता है और जेफ से कहता है, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, तुम यहीं रहो और वैन का ध्यान रखना। वो रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर जाकर उसे तेज़ खांसी आती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अब वैन में जेफ अकेला रह जाता है। यहीं से उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। वो सोचता है, समझता है और फिर ड्राइविंग सीट पर कूदकर वैन चलाने की कोशिश करता है। जब फिंच बाहर आता है तो देखता है कि वैन चल रही है। वो घबरा जाता है और दौड़ता हुआ बाहर आता है और उसे दिखता है कि जेफ ने वैन को एक दूसरी गाड़ी से टकरा दिया है। लेकिन फिंच यूवी सूट के बिना बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि सूरज की तेज़ किरणें उसकी त्वचा को जला सकती थीं। इसलिए वो वहीं से जेफ को आवाज़ लगाता है, तुम अभी वैन चलाने के लिए तैयार नहीं हो, मेरी बात मानो और मेरा यूवी सूट ले आओ। लेकिन जेफ उसकी बात को सही से समझ नहीं पाता और दोबारा से वैन स्टार्ट कर देता है और फिर वैन एक और जगह जाकर टकरा जाती है। वो जेफ को पास बुलाता है और जैसे ही अपना हाथ बाहर निकालता है, तेज़ धूप उसकी त्वचा को जला देती है। फिंच गहरी आवाज़ में कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम अभी नए हो, लेकिन अब तुम्हें समझदार बनना होगा। मैंने तुम्हें इसलिए बनाया है ताकि तुम गुडियर का ख्याल रख सको, क्योंकि ये भी मेरी तरह सूरज की रोशनी में ज़िंदा नहीं रह सकता। इसके बाद फिंच फैसला करता है कि अब जेफ को गाड़ी चलाना सिखाया जाना चाहिए। वो उसे खुद ड्राइविंग सिखाता है और जेफ भी बड़ी तेज़ी से सीखने लगता है। थोड़े ही समय में वो आराम से गाड़ी चलाने लगता है।
ये देखकर फिंच के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ जाती है। रात होते ही ये लोग एक सुरक्षित जगह रुकते हैं। वहाँ आग जलती है और फिंच शांत बैठकर पुराने दिनों की यादों में खो जाता है। वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है, देखो जेफ, आसमान कितना खूबसूरत है। अब तुम्हें नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए अलास्का जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी जेफ एक सवाल करता है, अगर सूरज की रोशनी इतनी खतरनाक है तो हम रात में सफ़र क्यों नहीं करते? फिंच उसे गंभीरता से समझाता है, क्योंकि रातें भी सुरक्षित नहीं हैं। कुछ लोग अब भी जिंदा हैं। वो दिन में छिपे रहते हैं और रात में बाहर निकलते हैं। वो हमें मार सकते हैं, हमारा खाना और सामान छीन सकते हैं, इसलिए हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। रात बहुत सर्द थी तो फिंच वैन के अंदर जाकर सो जाता है, जबकि जेफ आग के पास अकेला बैठा रहता है, शायद सोच में डूबा हुआ। अगली सुबह वैन से ज़ोर ज़ोर से खांसने की आवाज़ आती है। जेफ घबराकर अंदर जाता है और देखता है कि फिंच की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। वो उल्टियाँ कर रहा है और बेहद कमज़ोर लग रहा है। जेफ जितना हो सकता है मदद करता है, एक गीला कपड़ा उसके माथे पर रखता है। लेकिन सच ये था कि फिंच को अब डॉक्टर की ज़रूरत थी और पास में कोई भी नहीं था। अब जेफ वैन की जिम्मेदारी संभालता है और सफ़र को आगे बढ़ाता है। कुछ समय बाद वे एक वीरान शहर में पहुंचते हैं। हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। जेफ वैन रोकता है और देखता है कि फिंच गहरी नींद में सो रहा है। फिर वो चुपचाप डीवी को साथ लेकर वैन से बाहर निकलता है और ज़रूरी चीज़ों की तलाश में एक पुराने अस्पताल की तरफ जाता है। वहाँ उसे कुछ दवाइयाँ और एक जैकेट मिलती है। उधर फिंच की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके दोनों साथी जेफ और छोटा रोबोट वैन में नहीं हैं। वो घबरा जाता है, फौरन अपना यूवी सूट पहनता है और उनकी तलाश में निकल पड़ता है। इधर छोटा रोबोट एक खिलौना देखता है और जैसे ही उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है, वो एक जाल में फंसकर टूट जाता है। फिंच जब अस्पताल के अंदर पहुंचता है तो वह उस टूटे हुए रोबोट को देखकर दुखी हो जाता है और उसे हमेशा के लिए बंद कर देता है। तभी उसे जेफ मिलता है, जो अपनी समझ से बहुत सारी दवाइयाँ इकट्ठा कर चुका था। फिंच थोड़ा नाराज़ होकर कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह बहुत खतरनाक है। फिर दोनों जल्दी से बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और वैन में बैठकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। लेकिन तभी दूर से एक और गाड़ी स्टार्ट होती है। शायद किसी ने उन्हें देख लिया था। फिंच सतर्क हो जाता है और अपनी बंदूक निकालता है। अब रात हो जाती है और चलते चलते फिंच साइड मिरर में देखता है कि कोई कार उनका पीछा कर रही है। वो घबरा जाता है और पीछा छुड़ाने के लिए वैन को हाईवे से नीचे ले आता है। जल्दबाजी में जैसे ही वह एक पुल के नीचे से वैन निकालता है, वैन वहां फंस जाती है। ऊपर लगे सोलर पैनल टकराकर टूट जाते हैं। फिंच का दिल बैठ जाता है, वो कांपने लगता है। उसे लगता है कि अब बच पाना मुश्किल है। तभी जेफ वैन से उतरता है और उसे जोर लगाकर धक्का देता है ताकि वैन पुल के नीचे छिप जाए। जब पीछा कर रही गाड़ी वहां पहुंचती है तो उन्हें वैन नहीं दिखाई देती और वे वापस लौट जाते हैं। बच तो जाते हैं, लेकिन फिंच टूटे सोलर पैनल्स को देखता है और मायूस हो जाता है। वो कहता है, अब शायद हम कभी सैन फ्रांसिस्को नहीं पहुंच पाएंगे। जेफ उसे हिम्मत देता है, तुम हार क्यों मान रहे हो? मुझे तुम पर भरोसा है, हम ज़रूर गोल्डन गेट ब्रिज तक पहुंचेंगे। इस पर फिंच एक कहानी सुनाता है। वो कहता है, जब सूरज की खतरनाक किरणों ने ज़मीन को झुलसाया था, तब जो लोग बचे थे उन्होंने खाने के लिए एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया था। मैं भी भूख से बेहाल होकर एक मॉल में गया था, लेकिन वहाँ सब लूटा जा चुका था। बस किस्मत से मुझे नूडल्स का एक पैकेट मिल गया। तभी एक छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ वहाँ आई। उनके पास बहुत सा खाना था, लेकिन उस बच्ची के हाथ में बंदूक थी। मैं डर के मारे छिप गया। तभी एक आदमी कार से आया और उनका खाना छीनने की कोशिश करने लगा। जब माँ बेटी ने मना किया तो उसने दोनों को गोली मार दी। जब मैं उनके पास गया तो मुझे बैग से किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसमें एक छोटा सा पिल्ला था। भूख ने इंसानों को हैवान बना दिया था और मैं एक डरा हुआ इंसान सिर्फ चुपचाप देखता रह गया। फिंच की कहानी सुनकर जेफ बिल्कुल चुप हो जाता है। अगली सुबह होते ही दोनों फिर से सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जेफ उन पोस्ट कार्ड्स को पढ़ता है जो कभी फिंच को उसके पापा ने भेजे थे। तभी अचानक एक तितली आकर वैन की खिड़की से टकराती है। जेफ ये बात उत्साहित होकर फिंच को बताता है।
फिंच पहले तो हैरान होता है, फिर जिज्ञासावश अपना हाथ वैन से बाहर निकाल कर देखता है और वह चौंक जाता है। वहाँ धूप में जलन नहीं हो रही थी। वह वैन से बाहर निकलता है और पहली बार खुली हवा में सांस लेकर बेहद खुश हो जाता है, मानो उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। उसी वक्त एक और तितली आकर उसके हाथ पर बैठ जाती है। अब फिंच को पूरा यकीन हो जाता है कि ये जगह सुरक्षित है। सूरज की वो जानलेवा किरणें अब यहाँ असर नहीं कर रहीं। खुश होकर फिंच अपने अच्छे कपड़े पहनता है, खुले आसमान के नीचे टेंट लगाता है और सुकून से खाना खाता है। उस पल को पूरी तरह जीता है। इसी बीच जेफ थोड़ा गंभीर हो जाता है और कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला था। वो गोल्डन गेट ब्रिज वाला कार्ड तुम्हारे अंकल ने नहीं, तुम्हारे डैड ने भेजा था। कार्ड के पीछे डैड लिखा है। फिंच धीमी आवाज़ में जवाब देता है, मेरे पापा आर्मी में थे, वो ऐसे ब्रिज बनाते थे, लेकिन मेरे पैदा होने से पहले ही हमें छोड़ गए थे। मैं उन्हें कभी देख नहीं पाया। फिर जब मेरा 15वां जन्मदिन आया तो एक दिन ये पोस्ट कार्ड मिला। उसमें लिखा था कि वो मुझसे गोल्डन गेट ब्रिज पर मिलेंगे। मैं उन्हें इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए ये सूट खरीदा, लेकिन हम कभी मिल नहीं पाए। मैंने ये सारे पोस्ट कार्ड इसलिए संभाल कर रखे हैं क्योंकि मैं हमेशा से दुनिया देखना चाहता था और उस ब्रिज को अपने पापा की तरह महसूस करना चाहता था, पर मैं कभी जा नहीं पाया। हम इंसान भी अजीब होते हैं जेफ। जब वक्त होता है तब वो मौके यूं ही गंवा देते हैं। ये सुनकर जेफ भावुक हो जाता है और कहता है, तो क्या हुआ? हम अब चलेंगे वहाँ और साथ में देखेंगे सब कुछ। पर फिंच सिर झुकाकर कहता है, नहीं जेफ, अब मेरा वक्त आ गया है, लेकिन एक वादा करो, मेरे बाद तुम इस डॉग का पूरा ध्यान रखोगे। जेफ गंभीरता से सिर हिलाकर हाँ करता है। फिर फिंच डॉग के साथ खेलने लगता है और जेफ को भी खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन डॉग अब भी जेफ पर भरोसा नहीं करता। वह बॉल लाकर हर बार फिंच को ही देता है। फिंच मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं, जल्दी ही तुम दोनों अच्छे दोस्त बन जाओगे। पर तभी फिंच को अचानक खून की उल्टी होती है। उसकी हालत तेज़ी से बिगड़ने लगती है। अब उसे महसूस हो जाता है कि उसका आखिरी वक्त करीब है। वह जेफ की ओर हाथ बढ़ाता है। जेफ उसका हाथ थाम लेता है और उसे गले लगा लेता है, एक आखिरी बार। फिंच के लिए ये पल बेहद भावुक होते हैं। वो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाता और चुपचाप वैन के अंदर जाकर आराम करने लग जाता है। उसका मन बस यही चाहता था कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे अपने प्यारे डॉग के साथ बिताए। वो उसे प्यार से सहलाता है और फिर शांत होकर हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देता है। उधर जेफ बाहर रखा सामान समेट रहा होता है, तभी उसे डॉग के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत समझ जाता है कि फिंच अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद जेफ वहीं फिंच का अंतिम संस्कार करता है, पूरे सम्मान और भावुकता के साथ। अगली सुबह जब जेफ उठता है तो देखता है कि गुडईयर डॉग बेहद उदास बैठा है। वो उसे बिल्कुल वैसे ही खाना खिलाता है जैसे कभी फिंच सिखाया करता था। फिर दोनों बॉल से खेलने लगते हैं। धीरे धीरे जेफ और गुडईयर के बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है, एक सच्ची दोस्ती। अब जेफ अपने मिशन पर निकलता है, फिंच का सपना पूरा करने के लिए। लगभग 18 घंटे की लंबी यात्रा के बाद वो और गुडईयर आखिरकार गोल्डन गेट ब्रिज पहुंचते हैं, वो जगह जहां फिंच हमेशा आना चाहता था। भले ही फिंच अब उनके साथ नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा हर पल उनके साथ थी। जेफ और गुडईयर पुल पर खड़े होकर वहां की खूबसूरती को देखते हैं। एक सन्नाटा है, लेकिन उस सन्नाटे में फिंच की मुस्कान सी महसूस होती है। जेफ याद में वो पोस्टकार्ड पुल पर चिपका देता है, जिसमें उन तीनों, फिंच, जेफ और गुडईयर का एक स्केच बना होता है। तभी जेफ की नज़र एक नोट पर जाती है। उस पर किसी लड़की का नाम और एक पता लिखा होता है। साथ में यह संदेश था, हम सुरक्षित हैं, अगर कोई ये नोट पढ़ रहा है तो इस पते पर आ जाना। अब जेफ और गुडईयर एक नई उम्मीद के साथ उस जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं, ताकि वो बाकी बचे लोगों से मिल सके और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। और यहीं पर यह दिल को छू लेने वाली फिल्म ख़त्म हो जाती है।